अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर किड्स। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान 7th क्लास के बच्चों का सिविक्स का चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी आज कंटिन्यू करते हुए कंप्लीट कर देंगे। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हमने कल पढ़ा था डेमोक्रेसी क्या होती है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, लोगों की डिग्निटी वैल्यू क्या होती है, रिच एंड पुअर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो हमने जो आपको कल बताया था डिग्निटी तक के जो पॉइंट्स आपको बताए थे, अब डिग्निटी यानी कि हम किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं या उसे अमीर गरीब के भेदभाव के कारण सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं देते। अब हम आज पढ़ेंगे इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा जो हिंदुस्तान का संविधान है वो अपने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार देता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। This means that every individual in the country, including male and female persons from all caste, religion, tribe, educational and economical background, are recognized as equal. इसका मतलब है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेल फीमेल को लेकर, किसी भी जाति या धर्म को लेकर या किसी भी एजुकेशनल या इकोनॉमिकल बैरियर को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है। हम सबको एक समान, एक रूप में देखते हैं। No law existed to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see the people are treated with dignity as equal. लेकिन जो भी हमारा कानून है, वो जो संविधान है, वो हमें ये बताता है कि हमारे लिए, हमारे कानून के लिए, संविधान के लिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, किसी को कोई इल ट्रीट नहीं कर सकता और कोई भी किसी काम करने की जगह पर किसी की डिग्निटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बुक्स में पढ़ रहे हो, शायद आपको समझ में भी ना आए। इसका मतलब ये है कि काम करने की जगह पर किसी के साथ भी कोई बुरा बर्ताव हमें सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है या वो किसी नीची जाति को बिलोंग करता है या वो एसटी एससी है या वो शेड्यूल कास्ट है, तो हम इस बेसिस पर, या वो हिंदू है या वो मुस्लिम है, हम इस बेसिस पर किसी भी काम करने वाली जगह पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और ऐसा करने पर हमारा कानून उनको डिस्क्रिमिनेट करने वाले लोगों को सख्त सजा देता है। This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before the law. हमारे संविधान का पहला कानून ये है कि संविधान में सभी व्यक्ति कानून के सामने एक बराबर हैं, एक समान हैं। What this means is that every person from the president of the country to कांताबाई a domestic worker. अब यहाँ पर मतलब है कि देश के राष्ट्रपति से लेकर हमारे देश में काम करने वाले एक जो सोशल वर्कर्स होते हैं, जो डोमेस्टिक लोग होते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, उन तक सभी एक समान हैं। किसी को भी हम कम या ज्यादा नहीं देख सकते इन द आई ऑफ लॉ। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड टू कांता डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे द सेम लॉ। हमारे देश के राष्ट्रपति से लेकर घरों में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स तक सबके लिए कानून और संविधान एक समान है। Every person has access to all public places including playground, hotels, shops and markets. सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में आने जाने का अधिकार है। वो किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, किसी भी होटल्स में जा सकते हैं, किसी भी शॉप पर, प्लेग्राउंड में जा सकते हैं। वहां पर उनको जाने आने के लिए कोई बैरियर या कोई बाउंडेशंस नहीं है। All the person can cause and use publicity and public available wells, roads, bathing ghats. अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। ऐसा कहा जाता है कि सभी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी पब्लिक प्लेस में जाकर, कोई कुआं है या कोई सड़क है या कोई बाथिंग घाट वगैरह है, वहां जाकर उनको यूज कर सकता है। उसके लिए कोई भी कास्ट या जाति का भेदभाव अब हमारे संविधान में उन्हें नहीं रोक सकता। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first, though law was, and second through government programs or schemes to help disadvantaged community. सबसे पहले जो दो कानून बनाए गए हैं उसमें है कि लोगों को बराबरी का अधिकार देना, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ये सबसे पहला हमारा डेमोक्रेसी का लॉ है। दूसरा लॉ हमारा ये कहता है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स बनाई जाए जिसमें पिछड़े वर्ग को आगे आने का मौका दिया जाए और उसके अंदर ये इंक्लूड होता है कि उनको रिजर्वेशन दी जाए। जो रिजर्वेशन सिस्टम बना था वो यही सोचकर बनाया गया था कि जो एसटी एससी एक पिछड़ा हुआ वर्ग है उसे आगे आने का मौका मिले, जिसका आज के समय में बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। Now the improvement in the life of the people depends on
communities and individual who have been treated unequal for several centuries. हमारे देश में बहुत सारे समय से, बहुत पिछले समय से, बहुत पुराने समय से एस टी एस सी लोगों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार, ब्रूटैलिटी का व्यवहार किया जाता था. And the schemes are to ensure greater opportunity for the people who have not had this in the past. और इसीलिए ये स्कीम्स बनाई गई, रिजर्वेशन का सिस्टम बनाया गया कि जो बुरा बर्ताव उन लोगों के साथ पहले समय में किया जाता था वो आज के समय में उनके साथ ना किया जाए. उन्हें शिक्षा, नौकरी, अच्छा एटमॉस्फेयर, सोसाइटी में बराबर की रिस्पेक्ट, वो सब उन्हें भी इस सोसाइटी में दिया जाए. ऑन द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स अ मिड डे मील स्कीम. अब सरकार ने इन गरीब बच्चों को स्कूल में अट्रैक्ट करने के लिए, स्कूल में बुलाने के लिए स्कीम तैयार की. मिड डे मील मतलब एटलीस्ट उनको स्कूल में उनके बच्चों को एक टाइम फ्री लंच प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सारा उनका न्यूट्रिशन फूड होगा और उनको साथ में एक ग्लास दूध भी दिया जाएगा. दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल द गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme in 2001. तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले 2001 में मिड डे मील की स्कीम तैयार की थी और इसका बहुत बेनिफिट उन्हें मिला, क्योंकि जो गरीब वर्ग के लोग थे जिनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए खाना नहीं था, उन्होंने खाने के लालच में आकर अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया कि उन्हें लंच टाइम में अच्छा खाना खिलाया जाएगा. This program has had many positive effects. This include the fact that many poor children have begun enrolling and regularly attending school. तो खाने के लालच में गरीब बच्चों ने अपने स्कूल को रेगुलर अटेंड करना शुरू किया और इसी तरह से उनका पढ़ाई में भी एक रुझान बना. So teachers reported that earlier children would often go home for lunch and they did not return. तो पहले क्या होता था कि बच्चे लंच के बहाने स्कूल से जाते थे और फिर वापस ही नहीं आते थे, वो कहीं ना कहीं काम करने चले जाते थे. लेकिन अब उन्हें ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं मिलता था क्योंकि लंच उन्हें स्कूल में प्रोवाइड किया जाता था और फिर वो लंच करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते थे. Now their mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. पहले उन गरीब बच्चों की माएं जो काम करती थीं, उनको लंच करवाने, अपने बच्चों को खाना देने काम छोड़ के घर आना पड़ता था. अब वो भी नहीं रहा क्योंकि उन्हें एक एश्योरिटी थी कि उन्हें लंच उनके बच्चों को स्कूल में दे दिया जाएगा. दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प रिड्यूस कास्ट प्रीजुडाइसेस बिकॉज चिल्ड्रन ऑफ ऑल कास्ट इन द स्कूल ईट दिस मील टुगेदर. अब जो एक जाति का भेदभाव था कि जमींदार का बच्चा या मजदूर का बच्चा एक साथ कैसे खाना खाएंगे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हुआ और जमींदार का बेटा या एक मजदूर की बेटी वो भी साथ बैठकर उसी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बैठकर एक साथ लंच करते थे. तो दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील. अब वो इतने बड़े लेवल पे खाना बनाने के लिए दलित औरतों को आगे लाया गया, क्योंकि दलित औरतें भी खाना बनाती हैं, खाना बनाना जानती हैं. तो उनको एक काम मिला कि उन्होंने खाना बनाकर स्कूलों में बच्चों को सप्लाई करना है, तो उससे रोजगार का साधन बना. एंड द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक्स आर एम्प्टी. और जो बच्चे भूखे होंगे वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो इसीलिए उन बच्चों की वो प्रॉब्लम भी खत्म हुई, क्योंकि पेट भरा होगा तो पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा, इसीलिए वो हंगर जैसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करते थे. While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is a such and much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be a big difference in our country. अब ये तो होगी सरकार के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स और स्कीम्स का बेनिफिट. पहला बेनिफिट कि बच्चों ने, गरीब लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया. दूसरा, उनको अच्छा और पौष्टिक आहार मिलने लगा, खाना मिलने लगा. तीसरा, जो दलित वुमेन है उनको काम मिला, उनको रोजगार मिला कि वो खाना बनाकर स्कूलों में सप्लाई करें. और चौथा कि जो इनइक्वालिटी थी, भेदभाव था, एक मजदूर का बच्चा और एक जमींदार या साहूकार का बच्चा, वो डिफरेंस खत्म हुआ. तो एक स्कीम से कितनी सारी जो बुराइयां थी उनको खत्म किया गया. Now the children are forced into unequal situation in which their dignity is not respected. This is because the people refuse to think of them as equal even though the law requires it. अब जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करते थे, अमीर गरीब, ST SC और एक हाई कास्ट होने की वजह से, वो दुर्व्यवहार भी कम हुआ, खत्म हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन में इस पर सख्त कदम उठाए गए. वन ऑफ द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली. लेकिन लोगों के स्वभाव में बदलाव आने में थोड़ा समय लगा. ये एकदम इंस्टेंटली कुछ नहीं हुआ, इसमें थोड़ा वक्त लगा और ये चेंजेस धीरे धीरे आए. Now it is only when people begin to believe that no one is inferior and that everyone is deserved to be treated with dignity.
तो जब लोगों को शिक्षा दी गई तब ये महसूस किया गया एजुकेशन हमारा ब्रेन डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है। तो इसीलिए हमने ये नोटिस किया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो जानते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ अमीर गरीब को लेकर या जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं करना, बिकॉज वी आर ऑल इक्वल इन द आई ऑफ द गॉड। क्योंकि हम भगवान की नजरों में एक समान है, तो मानव जाति को किसी के साथ भी बुरा बर्ताव करने का अधिकार किसी को नहीं दिया। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन देयर अदर डेमोक्रेसीज, जो इश्यूज आते हैं वो अलग अलग हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन whose ancestors were the slaves, अफ्रीकन अमेरिकन वो नीग्रोज काले लोग होते हैं जिनको बराबरी का दर्जा सोसाइटी में नहीं दिया जाता, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था और उनको पुश किया जाता था स्लेवरी वर्क में, गुलामी के कामों में, लाइक घरों में रखना, काम करवाना, झूठे बर्तन धुलवाना, सफाई करवाना, बाजारों से जाकर सामान मंगवाना, इस तरह के कामों में उनको इन्वॉल्व किया जाता था। When traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. अगर वो किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और वो सीट पर बैठे हैं और कोई गोरा व्यक्ति बस में चढ़ जाए तो उन्हें उसके लिए वो सीट छोड़नी पड़ती थी, या तो उन्हें खड़े होकर ट्रैवल करना पड़ता था या बस की बिल्कुल लास्ट सीट पर बैठकर वो ट्रैवल कर सकते थे। वो व्हाइट लोगों के साथ बैठकर सेम सीट पर ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि अमेरिका में भी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। And Rosa Parks, 2005, was an African American woman tired from a long day at work and she refused to give up her seat on the bus to a white man on December 1, 1955. इस लेडी ने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया और ये अपने काम से वापस घर जा रही थी, बहुत थकी हुई थी। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated. और इसके इस मूवमेंट ने, मतलब जब इसने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दी तो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुए और इस मूवमेंट को नाम दिया गया सिविल राइट मूवमेंट। मतलब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना कहलाता है सिविल राइट मूवमेंट। दिस मूवमेंट अंडर द एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन। तो इस मूवमेंट के अंतर्गत ये देखा गया है किसी जाति, धर्म या काले और गोरे को लेकर कोई भेदभाव उस अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन के साथ भी नहीं किया जाएगा। डिस्पाइट दिस अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। और उस समय उस देश में अफ्रीकन अमेरिकन बहुत ज्यादा गरीब थे और उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता था। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स। और अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, अच्छी जगह पर जॉब्स करने का अधिकार नहीं था, अच्छी सोसाइटी में रहने का अधिकार नहीं था। एंड क्वालिफाइड टीचर्स आर कंपेयर टू व्हाइट स्टूडेंट्स हु ईदर गो टू प्राइवेट स्कूल्स और लिव इन अ एरिया वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स। और जितने भी क्वालिफाइड टीचर्स थे या तो वो हाईली प्राइवेट स्कूल्स जो हाईली प्रेफर्ड किए जाते थे सोसाइटी में, वहीं पर जाकर पढ़ाते थे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखा गया था सोसाइटी में अमेरिकन और अफ्रीकन अमेरिकन के बीच। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी में जो चैलेंजेस होते हैं वो चैलेंजेस क्या हैं? एक डेमोक्रेसी चैलेंजेस फेस करता है कि नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी देश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता अगर उसके कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी ना हो। जब तक लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, इक्वालिटी नहीं होगी, कोई भी देश स्वतंत्र रूप से डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। Number 2, they are always communities and individuals trying to expand the ideas of democracy and push for a greater recognition of equality. तो अगर हम इक्वालिटी को एक ग्रेटर लेवल पर आकर लेकर आते हैं, हम अगर वो काम अपने घर से ही शुरू करें कि हम अपने घर में काम करने वाले जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दें, उनको बराबरी का अधिकार दें, उनसे रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करें, उनको डोमिनेट करने की कोशिश ना करें, तो हमारे बच्चे भी आगे यही सीखेंगे और उनके बच्चे भी आगे घर से देखकर यही सीखेंगे। तो हम अपने घर से ही इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जो डिग्निटी है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और अगर किसी मानवता के तौर पे किसी की डिग्निटी रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं की जानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कम या ज्यादा नहीं होता, हर व्यक्ति को भगवान ने बनाया है। तो ये हमारा नैतिक अधिकार है कि हम किसी को डिस्क्रिमिनेट या डोमिनेट ना करें। आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इसे एक बार पूरा स्टडी कीजिएगा। Until then, take care, but don't forget to like, share and subscribe my channel. Goodbye.